कंगना रानौत स्मृति ईरानी के पदचिन्हों पर चलने लगी हैं और इसी के चलते कांग्रेस अब उन पर एक्शन लेने के मूड में आ गई है। राहुल गांधी पर जिस तरह का अटैक कंगना रानौत कर रही हैं, अगर आप उनके शब्दों को सुनेंगे तो कानों से खून निकलने लगेगा। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब से सामने आई है उसके बाद से पूरी बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा है। पूरी कहानी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, ऑनलाइन न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। कंगना रानौत एक के बाद एक जिस तरह से राहुल गांधी पर हमला बोल रही हैं, यानी कि वो सीधे सीधे तौर पर स्मृति ईरानी बनना चाहती हैं। और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह चाहते हैं कि उनके सदन में कोई ना कोई तो ऐसा हो जो स्मृति ईरानी की कमी को पूरा करे और गांधी परिवार को भर भर के गालियां दे। लेकिन अगर आप कंगना रानौत के शब्दों को देखेंगे तो आपके कानों से खून निकलने लगेगा। कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपने दुश्मन के लिए भी ना करे जैसे कंगना राहुल गांधी के लिए करती हैं। अब सबसे पहले तो यह सोच लीजिए कि आखिर कंगना रानौत ने राहुल गांधी पर हमला क्यों बोला, क्योंकि बात बस इतनी सी है कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने सेबी और अडानी पर सवाल उठा दिए। उसी के बाद से पूरी बीजेपी के पेट में दर्द है और अब कंगना रानौत उसी को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोल रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कल शाम एक वीडियो जारी किया और जिसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कुछ सवाल पूछ लिए। लेकिन अडानी को लेकर आखिर सवाल कैसे कोई पूछ सकता है, इसी बात का डर बीजेपी को लगा रहता है और इसी बात से पूरी बीजेपी तिलमिलाई घूम रही है कि आप अडानी को लेकर सवाल कैसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप कंगना रानौत का एक्स पर किया हुआ यह पोस्ट देखिए जिसमें राहुल गांधी को उन्होंने क्या कुछ बोला है। यह पोस्ट इंग्लिश में है, मैं इसका हिंदी में आपको बताता हूं कि क्या कुछ उन्होंने राहुल गांधी के लिए लिखा है। कंगना रानौत राहुल गांधी के लिए लिखती हैं, राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी हैं। वे कटु हैं, जहरीले हैं और विध्वंसक हैं। उनका एजेंडा है कि अगर वे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को नष्ट कर सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयर बाजार को लक्षित करती है, जिसका राहुल गांधी कल रात समर्थन कर रहे थे। वह एक बेकार की बात साबित हुई। वे इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। श्री गांधी, आप जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए। जिस तरह से आप पीड़ित हैं, इस देश के लोगों के गौरव, विकास और राष्ट्रवाद को पीड़ित करने के लिए तैयार रहिए। वे आपको कभी भी अपना नेता नहीं बनाएंगे। आप एक कलंक हैं। आप सोच रहे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति के लिए कब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आप बहुत खतरनाक हैं, आप बहुत कटु हैं, आप बहुत जहरीले हैं, आप बहुत विध्वंसक हैं और आप कलंक हैं। शायद आप अपने किसी दुश्मन के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। हम खतरनाक आदमी का इस्तेमाल तब करते हैं ऐसे शब्दों का जब आप किसी आतंकी के लिए बात कर रहे हो। आप कलंक के लिए तब बात करते हैं जब आप किसी गद्दार के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन कंगना रानौत ऐसी बातें राहुल गांधी के लिए कर रही हैं और किस लिए कर रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछ लिए हैं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हिंडनबर्ग रिपोर्ट का समर्थन करते हैं, जबकि वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट का समर्थन नहीं कर रहे हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं और एक आम नागरिक होने के नाते आपका और हमारा यह अधिकार है कि हम सरकार से सवाल पूछें। वो तो वैसे भी नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो उनकी जिम्मेदारी तो और भी ज्यादा बन जाती है। और यही बात उन्होंने सिर्फ पूछ ली एक वीडियो जारी करके। राहुल गांधी ने कल क्या कुछ कहा था अपनी वीडियो में, वो देखिए। Namaskar. Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition
to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged, very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. Thank you. राहुल गांधी की यह वीडियो इंग्लिश में है, मैं आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेट बताता हूं कि आखिर राहुल गांधी ने इस वीडियो में क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि कल्पना कीजिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो रहा है और मैच देखने वाला, मैच खेलने वाला हर व्यक्ति जानता हो कि एम्पायर न्याय संगत नहीं है। ऐसे में मैच का क्या होगा, मैच की निष्पक्षता का और परिणाम का क्या होगा, मैच में भाग लेने वाले व्यक्ति के रूप में आपको कैसा लगेगा। भारतीय शेयर बाजार में बिल्कुल यही हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में लोग भारत के शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। वे अपनी मेहनत की कमाई, ईमानदारी से कमाई गई बचत को शेयर बाजार में लगा रहे हैं। विपक्ष के नेता होने के रूप में मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपके ध्यान में लाऊं कि भारतीय शेयर बाजार में जोखिम से घिरा हुआ है, क्योंकि शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था के साथ समझौता कर लिया गया। उन्होंने ये बात कही और साथ ही उन्होंने 3 सवाल पूछ लिए इसी रिपोर्ट से जुड़े हुए। उन्होंने सबसे पहला सवाल यह पूछा कि सेबी की अध्यक्षा माधवीपुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा आखिर क्यों नहीं दिया है, और यह एक वाजिब सवाल है। रिपोर्ट में आरोप यह लगाया गया कि सेबी की प्रमुख माधवीपुरी बुच अडानी की कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया है, फंड लगाया है, उसके शेयर खरीदे हैं, और जिस कंपनी पर उनके 99 शेयर हैं, यानी कि 99% जिस कंपनी के शेयर होल्डर हैं माधवीपुरी बुच, उसी कंपनी से पूरा घालमेल किया गया और अडानी के शेयर को बढ़ाया गया, अडानी के शेयर के दामों को बढ़ाया गया। और इसीलिए उन्होंने यह कहा कि एक आरोप लगने के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, तो माधवीपुरी बुच ने अभी तक ये इस्तीफा क्यों नहीं दिया। एक वाजिब सवाल है, इसमें पूछने पर इतनी दिक्कत क्यों होने लगी कंगना रानौत को। दूसरा सवाल उन्होंने यह पूछ लिया कि निवेशक अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच या फिर गौतम अडानी। इसमें क्या गलत है। अगर आप या मैं शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं और इस रिपोर्ट के आने के बाद शेयर बाजार धड़ाम से गिरता है, या जांच होने के बाद बात सच में आ जाती है सामने और झूठे निकलते हैं गौतम अडानी या घोटाला निकल जाता है, तो शेयर बाजार में लगा हुआ पैसा तो डूब जाएगा, शेयर धड़ाम से नीचे गिरेंगे, और वो जो पैसा हमारा लगा है, आपका लगा है, वो जो नुकसान होगा शेयर के नीचे जाने से, धड़ाम से गिरने से, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या सेबी की अध्यक्षा लेंगी, प्रधानमंत्री लेंगे, या फिर गौतम अडानी लेंगे। एक वाजिब सवाल है, तो इसको पूछने पे इतनी दिक्कत क्यों होने लगी कंगना रानौत को। और तीसरा सवाल जो पूछा वो ये पूछा कि सामने आए नए और बेहद गंभीर आरोपों के मद्देनजर क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से स्वतः संज्ञान लेकर जांच करेगा। क्योंकि जब जनवरी 2023 में एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें अडानी को लेकर यह आरोप लगाया गया कि अडानी ने घोटाला किया और अपने शेयर को
800 से भी ज्यादा प्रतिशत से बढ़ा लिया है। यानी कि $1 अरब का 120 अरब डॉलर कर लिया गया। तो इसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई की थी। तो राहुल गांधी ने यही पूछा कि अब फिर से ऐसा होगा, तो इसमें गलत क्या है, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन बीजेपी के लोगों में किस तरह से जहर भर दिया गया है, यह कंगना रानौत का जो ट्वीट है, जो एक्स पर पोस्ट है, यह इस बात को साबित करता है कि आप अपने ही देश के नेता को कह रहे हैं कि वो कलंक है। अब सोचिए, कंगना रानौत इतनी बड़ी बात कह रही हैं कि अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी नहीं बने तो देश को नष्ट कर देंगे। अरे भैया, आप सांसद हैं, सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपका है, प्रशासनिक अमला आपका है, तो राहुल गांधी को जेल में डालिए ना। आप क्यों उनको संसद में बैठाते हैं? लगाइए उन पर धाराएं और डालिए जेल में राहुल गांधी को। इतनी हिम्मत है? नहीं है कंगना रानौत में, क्योंकि उनको भी पता है कि वो जो बोल रही हैं वो झूठ बोल रही हैं। उनको भी पता है कि जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रही हैं वो एक टूल किट हो चुकी हैं, क्योंकि वो भी ये जानती हैं कि वो ऐसे आरोप सिर्फ राजनीतिक तौर पर लगा रहे हैं जिसका सिर पैर नहीं है। अगर सच होता तो राहुल गांधी को जेल में डाल देते। अगर सच होता तो ये लफेबाजी नहीं होती एक्स पर जो पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी सिर्फ लफेबाजी करती है, हकीकत कुछ नहीं है उसके पास। अगर राहुल गांधी कलंक हैं, राहुल गांधी दुश्मन हो गए हैं देश के, राहुल गांधी अगर देश को नष्ट करना चाहते हैं, पूरे के पूरे शेयर मार्केट को क्रैश करना चाहते हैं, तो राहुल गांधी को पकड़िए और जेल में डाल दीजिए। पूरा देश, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा शेयर मार्केट, सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा। फिर यह एक्सपोज करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सच्चाई तो कंगना रानौत आप भी जानती है ना। अब सच्चाई से कैसे भागेंगी? एक्स पर पोस्ट तो कोई भी कर दे, कुछ भी बोल दे, क्या ही फर्क पड़ता है? आप तो वैसे भी सांसद हैं, सरकार आपकी है, प्रशासनिक अमला आपका, पुलिस आपकी, सब कुछ आपका, फिर क्या फर्क पड़ता है? हम तो तब माने ना जिन आरोपों को आप लगा रही हैं, उन्हीं आरोपों में आप राहुल गांधी को जेल में डाल दें तो माने कि आप सच्ची हैं। और अब इसी बीच आप देखिए कि इसी रिपोर्ट को लेकर एनडीटीवी ने जो छापा, वो तो आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। एनडीटीवी ने क्या लिखा, सबसे पहले तो उसकी आप हेडलाइन देखिए। उसने लिखा कि सेबी की नोटिस का नहीं दिया जवाब, फिर चेयरपर्सन पर लगा दिए झूठे आरोप, समझिए हिडनबर्ग रिपोर्ट की पूरी क्रोनोलॉजी। मामले की शुरुआत हुई 2023 से। शॉर्ट सेलर ने अडानी ग्रुप पर शेयर मैनिपुलेशन के आरोप लगाए। ये पहली रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जब 2023 में आई थी, और अडानी पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने घोटाला करके अपने शेयर को बढ़ाया है। इस भ्रामक और आधारहीन रिपोर्ट के बाद शेयर गिरने पर एफपीआई की मदद से शॉर्ट सेलिंग कर मुनाफा कमाया। सेबी ने तमाम आरोपों की जांच की और अडानी ग्रुप को सही पाया, जबकि शॉर्ट सेलर को गलत ठहराया। जबकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सेबी ने कोई कार्रवाई ही नहीं की, यानी कि बिना किसी जांच के, बिना किसी कार्रवाई के क्लीन चिट दे दी कि वाह दोस्त, तुम साफ सुथरे हो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और जब तक हम बैठे हैं सेबी के उच्च पदों पर, तब तक आपको कोई गलत कह भी नहीं सकता। या तो फिर इतना कह दीजिए, क्योंकि ऐसा ही है जो लिखा है। और एनडीटीवी ऐसा क्यों लिख रहा है? क्योंकि एनडीटीवी के मालिक गौतम अडानी हैं, तो मालिक से सवाल कैसे? अब सोचिए, वो लोग हैं जो खुद को पत्रकार कहते हैं लेकिन सच नहीं लिख सकते। इतना भी सच नहीं लिख सकते कि रिपोर्ट में क्या लिखा है। अब सोचिए, ये जो रिपोर्ट आई है, इसको लेकर तो वो अडानी का नाम तक नहीं लिख पाए, जबकि पूरी रिपोर्ट में बात सेबी की प्रमुखा और अडानी ग्रुप को लेकर की गई। लेकिन यहां दूसरी रिपोर्ट को लेकर एनडीटीवी अडानी का नाम नहीं लिखता है, कोटक महिंद्रा का लिखता है। क्रोनोलॉजी इसको बोलते हैं एनडीटीवी वालों, इसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी। कैसे बात आपने घुमा दी, कैसे आपने अपने मालिक को साफ सुथरा कर दिया, यह है। अब देखिए उन्होंने क्या लिखा उसके बाद। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद यह पूछा था कि सेबी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। इस रिपोर्ट का जो निष्कर्ष आज तक सेबी नहीं निकाल पाई, यह असंतोषजनक है।
ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल पाए इस बात का, और आप कह रहे हैं कि क्लीन चिट दे दी। अरे कुछ तो शर्म करो यार, इतना झूठ मालिक को बचाने के लिए। अब आप सोचिए कि जो रिपोर्ट में लिखी हुई बातों को नहीं लिख सकते, वो पत्रकार आपकी आवाज क्या उठाएंगे, या वो पत्रकार हैं क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है। उसके बाद 27 जून को सेबी ने हिडनबर्ग को, एफपीआई, मार्क किंगटन और नाथन एडरसन को शो कॉज नोटिस भेजा, यानी कि कारण बताओ नोटिस भेजा कि अगर मैं ये कहूं कि यह आदमी चोर है, ये रहे इसके पूरे सबूत, चोरी इसने की है, फिर बाद में जो पुलिस अधिकारी हो वो मुझे ही आकर नोटिस पकड़ा दे और कहे कि आप इसे गलत कैसे कह रहे हैं, आप इसे चोर कैसे कह रहे हैं, दोबारा साबित करो। ऐसी ही बातें कर रही है सेबी नोटिस भेजकर। नोटिस का जवाब देने की बजाय हिडनबर्ग ने सेबी को पर कोटक महिंद्रा को बचाने का आरोप लगा दिया। भैया उसने अडानी को बचाने का आरोप लगाया, कोटक महिंद्रा का कहां से बात आ गई? लेकिन मालिक का नाम नहीं लिख सकते। अब सोचे, जो पत्रकार सच नहीं लिख सकता वो पत्रकार होगा क्या? अब एक और भ्रामक रिपोर्ट जारी की। शॉर्ट सेलर ने सेबी चीफ पर कथित हेराफेरी में शामिल होने का आरोप लगाया। सबसे गंभीर बात तो यही है कि सबसे ऐसे देश में हम हैं जहां लोकतंत्र है, लेकिन उसके बाद भी एक पत्रकार सच नहीं लिख सकता। या तो वो अपने नाम से पत्रकार हटा ले, पीआर टीम लिख ले, या किसी मालिक का नौकर लिख ले, पत्रकार लिखना छोड़ दे। तब तो बात समझ में आती है कि एनडीटीवी ने जो छापा वो ठीक है, बाकी तो फिर गलत है बातें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शायद ये चाहते होंगे कि संसद भवन में एक तो स्मृति ईरानी ऐसी आए जो उनकी कमी को पूरा करे, लेकिन इस बार तो दो मिल गई हैं, एक कंगना रानौत और दूसरी सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। क्योंकि इस बार सदन में उनके जो तेवर देखे गए बोलने के, वो बिल्कुल स्मृति ईरानी जैसे थे। और कंगना रानौत राहुल गांधी पर एक के बाद एक जिस तरह से एक्स पर पोस्ट करके हमला करती हैं, वो स्मृति ईरानी वाले पदचिन्हों पर है। लेकिन यह भी याद रख लें कि स्मृति ईरानी जब असभ्यता के दायरे में आई और असभ्यता के दायरे में आकर उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाए, तो जिस अमेठी की जनता ने सिर पर बैठाया था उसी ने झटक के नीचे गिराया और बाहर का रास्ता दिखा दिया कि चलिए अमेठी से आपका काम पूरा हो गया। ऐसा ना हो कि जिस मंडी की जनता ने सिर पर बैठाया है ना कंगना रानौत को, वही झटक दे कि आप असभ्य हैं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। एक लोकतांत्रिक देश, एक संवैधानिक प्रक्रिया, लेकिन सब कुछ तार तार। आखिर क्यों? बीजेपी के पेट में जिस तरह से दर्द है वो सिर्फ इसलिए कि अडानी से सवाल कैसे कर लिया, अडानी पर आरोप कैसे लगा दिया। अडानी नहीं हुआ, पूरा देश हो गया 140 करोड़ का। बहुत ताज्जुब की बात है। एक लोकतांत्रिक देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, आप किसी से सवाल नहीं पूछ सकते क्या? सबसे बड़े संविधान वाले देश में आप किसी से सवाल नहीं पूछ सकते क्या? लेकिन बीजेपी वालों ने कह दिया कि किसी से भी पूछो, अडानी से मत पूछो प्लीज। मोदी जी पर सवाल मत उठाओ और अडानी पर मत उठाओ, क्योंकि ये दोस्ती है, ये नहीं तोड़ सकते। हमारा दोस्त गलत है तो क्या हुआ भैया, दोस्त तो दोस्त है। आपने भी सुना होगा, स्कूल में कॉलेजों में आपने भी ऐसा कहा होगा कि सही है, गलत है, बुरा है, अच्छा है, लेकिन मेरा दोस्त है, ये मायने रखता है, बात खत्म। मैं तो उसी की साइड से लड़ूंगा, चाहे मेरा दोस्त गलत ही क्यों ना हो। और अगर मैं उसकी साइड से नहीं लड़ा तो मैं कैसा दोस्त? वही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अडानी मेरा दोस्त है, भले से घोटालेबाज है, भले से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कुछ भी कह दिया हो, कितने भी आरोप लगे हों, लेकिन मैं तो गौतम अडानी के साथ हूं। और अगर मैं गौतम अडानी के साथ नहीं तो फिर मेरी दोस्ती पर लानत है। लेकिन दोस्त होने के साथ साथ आप देश के प्रधानमंत्री भी हैं, इस जनता के प्रति आपके कर्तव्य भी हैं, ड्यूटीज हैं, उन्हें कब पूरा करेंगे आप? और कंगना रानौत जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं कि राहुल गांधी कलंक है, कि राहुल गांधी खतरनाक आदमी है, कुछ तो सभ्यता का दायरा होना चाहिए। और एक सांसद होने के नाते तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठती हैं। और अगर आपको इतनी भी सभ्यता नहीं है
तो आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आप गौतम अडानी को क्या सरकार बचा रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कंगना रानौत करती हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।